साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आप जानते हैं कि शाम को 7 बजे हम आपके लिए जनरल स्टडीज की इस श्रृंखला के माध्यम से उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के पार्ट है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, आरओ, सुपर टेट या फिर जो है बीपीएससी टीआरई 4 जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें बिल्कुल हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इनकी पीडीएफ मिल जाए, इसके अतिरिक्त कंप्लीट मटेरियल आपको चाहिए तो आप हमारा ऐप है और उसके साथ साथ वहाँ पर आपको टेस्ट भी होता है। 2 दिन पढ़ा करके तीसरे दिन टेस्ट ले लिया जाता है, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम बनी रहती है। ठीक है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके जो है ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जी ऐसी टीचर नाम से सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पर हम लेते हैं पहला क्वेश्चन है ऊँट का कुबड़ बना होता है। द हम्प ऑफ द कैमल इज मेक अप ऑफ। ठीक है। कार्टिलेज का, लिम्फ का, वसा ऊतक का, कोलेजन तंतुओं का। तो मेरे भाई देखिए, अब यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। देखिए सही विकल्प है भैया वसा ऊतक का। जी हाँ, फैट टिश्यूज का। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो है ऊँट के कुबड़ में मुख्य रूप से वसा ऊतक होता है। यह वसा ऊँट के शरीर में ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर शरीर इस जो है संचित वसा का उपयोग जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। कुबड़ में पानी सीधे जमा नहीं होता है, तो ये भी बात ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है। तो ये कुबड़ कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप जब क्वेश्चन के आंसर आपको पता होगा आप जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ, आपको मैं आश्वस्त कर दूँ मेरे भाई, बहुत जल्द अपना स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा और उसके बाद हम लोग आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव क्लासेस और उसके साथ साथ ऐप पर भी प्रॉपर लाइव क्लासेस और हम फिर लाइव क्लासेस के माध्यम से सारी चीज़ें आपको तैयार कराएंगे। वहाँ पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी क्लास लेंगे, मॉर्निंग में करंट अफेयर की भी क्लास आपकी बिल्कुल लाइव जाएगी। तो सब कुछ बहुत व्यवस्थित, एकदम टू द पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएगी। बस आपको इतना करना है कि जितना मैं करा रहा हूँ आप उसी तरीके से करते जाइए। 2 दिन क्लास पढ़ने के बाद तीसरा जो है फिर आप जो है प्रैक्टिस का जो टेस्ट जाता है आप उसको टेस्ट देते रहिए। बिल्कुल एकदम अपडेट रहिए। आपके एग्जाम तक आपके 30 क्वेश्चन 90 नंबर आपके मतलब होने चाहिए, ये आपका पूरा टारगेट होना चाहिए। और हाँ, वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम आपके लिए जो है मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। आपसे हम जान सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने की राज्य की राजधानी थी क्या? अमृतसर। द कैपिटल ऑफ महाराणा रणजीत सिंह किंगडम वॉज अमृतसर, पटियाला, लाहौर और कपूरथला। तो अब यहाँ पर आपको इसका सही आंसर बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है भैया वो है लाहौर। हाँ, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये लाहौर में थी। ठीक है। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी जो है और उनकी जो धार्मिक राजधानी थी वो कहाँ थी? अमृतसर में थी। कहाँ पर? अमृतसर में थी। ठीक है। जो उनकी वास्तविक राजधानी वो कहाँ पर थी? लाहौर में। और जो इनकी जो क्या कहते हैं इनकी जो धार्मिक राजधानी वो अमृतसर में थी। ठीक है। उनके शासनकाल में पंजाब से लाहौर तक उनका राज्य विस्तृत हुआ था। उन्होंने लाहौर में तोपखाना, ठीक है, लाहौर में क्या किया था? तोपखाना। ठीक है। तोपखाना कार्यशाला भी खोला था, उसमें मुस्लिम तोपची कार्यरत थे। ठीक है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखें। अब भैया आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों में आईसीटी, देखो भैया आपके सिलेबस में है ना, आईसीटी को लेकर परेशान रहते हैं आप। संचालित ज्ञान प्रबंधन प्रणालियाँ प्रायः सूचना साझा करने के लिए किस वैचारिक मॉडल पर निर्भर करती हैं? ठीक है। आईसीटी ड्राइवन नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज टिपिकली रिलाई ऑन व्हिच कंसेप्चुअल मॉडल फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन? नेटवर्क और संरचना के माध्यम से जुड़े वितरित डिजिटल भंडार, एकल केंद्रित एनालॉग सूचना संग्रह, हस्तचालित अभिलेखी प्रलेखन प्रक्रियाएं, विशिष्ट ऑफलाइन पुस्तकालय सूचीकरण प्रणालियाँ। ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। तो देखें सही विकल्प है भैया ये वाला, नेटवर्क और संरचना के माध्यम से जुड़े वितरित डिजिटल भंडार। ठीक है। आईसीटी का अर्थ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। विश्वविद्यालयों में ज्ञान प्रबंधन प्रणालियाँ सूचना को डिजिटल रूप में संग्रहित और साझा करने में सहायता करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो वितरित डिजिटल भंडार नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न उपयोगकर्ता को सूचना उपलब्ध कराते हैं। इसमें सूचना का आदान प्रदान तेज और सुविधाजनक हो जाता है। यह व्यवस्था शैक्षणिक संस्थानों में ज्ञान के प्रभावी प्रबंधन में सहायक होती है। ठीक है भैया। चलो अब यहाँ पर देखिए किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया था? बाय व्हिच एक्ट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन
द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड विथ टी एंड चाइना, हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्विट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो आपको यहाँ पर मैसेज करना है आप कमेंट के माध्यम से कि इसमें सही विकल्प क्या होगा। तो सही विकल्प की बात करें मित्र तो है चार्टर एक्ट 133, मतलब 33, ठीक है। चार्टर एक्ट 33 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसके बाद कंपनी केवल राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों तक सीमित रह गई, ठीक है। भारत को ब्रिटेन की अन्य कंपनियों के लिए व्यापार हेतु खोल दिया गया। चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर SMTP, अब देखो कंप्यूटर का भी क्वेश्चन मिल गया भाई, देख लेना। SMTP, FTP, HSTP, STTP, TCP, तो इसका सही विकल्प क्या होगा बताओ भाई। यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है SMTP, जी हाँ SMTP। SMTP की फुल फॉर्म की बात करें तो सरल मेल ट्रांसफर और उसके साथ क्या है प्रोटोकॉल, ठीक है, स्थानांतरण प्रोटोकॉल, यानी सरल मेल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, ये आपका क्या है SMTP। यही ईमेल भेजने के लिए इसी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें यह जो है यह मेल सर्वरों के बीच ईमेल के स्थानांतरण में भी सहायता करता है, ठीक है। अब FTP की हम बात करें, FTP का उपयोग जो है फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब बात करें STTP का, इसका, ठीक है, इसका उपयोग जो है वेब पेज और वेब संसाधनों के संचार के लिए किया जाता है, ठीक है। अब TCP की हम बात करें तो विश्वसनीय डेटा संचार के लिए प्रयुक्त परिवहन परत का प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया, ठीक है। अब वुंडेड सिविलाइजेशन के लेखक इंडिया, द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड फेमस बुक इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन, AS नायपॉल जी हैं, BS नायपॉल जी हैं, RS नायपॉल जी हैं, KS नायपॉल जी हैं, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है भैया। चलो यह पुस्तक प्रसिद्ध लेखक BS नायपॉल द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा? BS नायपॉल, जी हाँ BS नायपॉल द्वारा लिखी गई है। इसमें भारतीय सभ्यता के औपनिवेशिक प्रभाव और सांस्कृतिक संघर्षों का विश्लेषण किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी मुख्यतः किससे बनी होती है, ठीक है। द स्टोन फॉर्म इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ विच, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका आपको आंसर लिखना भैया, एक सही विकल्प होगा कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये आपका सही विकल्प है। गुर्दे की पथरी में विभिन्न खनिजों और लवणों के जमा होने से बनती है। अधिकांश गुर्दे की पथरियों में कैल्शियम ऑक्सलेट प्रमुख घटक होता है। कैल्शियम और ऑक्सलेट की क्रिस्टल बनने से पथरी का निर्माण होता है, ठीक है। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से मूत्र पतला रहता है और पथरी बनने की संभावना कम रहती है, ठीक है, और ये जो है पथरी नहीं बनती है। भारत में सामाजिक असमानता है, यह निम्न में से किससे सिद्ध होता है? सोशल इनइक्वालिटी एक्सिस्ट इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स, साक्षरता, बेरोजगारी, अस्पृश्यता के चलन, अमीर और गरीब में अंतर। तो इसका आपको बताना है सही विकल्प असमानता, ये भाई प्रैक्टिस ऑफ जो है अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये अभी भी चलन में है। भारत में सामाजिक असमानता के प्रमुख कारण अस्पृश्यता और जातिगत विभाजन, सामाजिक भेदभाव, मजदूरी और पैसे का असमान वितरण, और उसके बाद सामाजिक गुलामी और जाति आधारित जो वर्जनाएं हैं, ये जो है इस बात का द्योतक हैं कि हम सामाजिक रूप से असमान हैं, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पर देखें, पर्यवेक्षित यानी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में उपयोग होता है। लेवल युक्त डेटा, यादृच्छिक डेटा, रैंडम डेटा जिसे कहा जाता है, बिना लेबल वाला अनलेबल्ड डेटा, डेटा कोई डेटा नहीं, नो डेटा, ठीक है। अब आपको बताना लेबल डेटा, रैंडम डेटा, अनलेबल डेटा, नो डेटा। तो इसका क्या होगा आंसर? यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है लेबल्ड डेटा। हाँ, अगर हम बात करें पर्यवेक्षित मशीन अधिगम में लेबल युक्त डेटा का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है इनपुट डेटा के साथ इसका सही परिणाम या लेबल भी दिया जाता है। मशीन इन उदाहरणों से सीखकर नए डेटा के लिए परिणाम निर्धारित करती है, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करें वर्गीकरण और प्रतिगमन परिवेक्षित मशीन अधिगम के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, इनके विपरीत अगर हम बात करें बिना लेबल वाले डेटा, ठीक है, बिना लेबल वाले डेटा की बात करें तो ये जो है मुख्य रूप से अपरिवेक्षित अधिगम में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 60 में, 160 में, 162 में, 165 में, 310 में। देखो इसको हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्टिव क्लास में ये हुआ है, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर देना है अनुच्छेद 160 में। हाँ, अनुच्छेद 160 में असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 162 में, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 65 में, 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में है। ठीक है, और 310 की बात करें तो राज्य या संघ मतलब संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर डिफाइंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। वनस्पति सभी जीवधारी, फसलों की विविधता, जंतु। ठीक है, तो इसका आप बताएं। यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है ऑल ऑर्गेनिज। ठीक है, अगर हम बात करें जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की विविधता से है। इसमें पौधे, जंतु अथवा मतलब तथा अन्य जीव शामिल होते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जैव विविधता अत्यधिक होती है। इन क्षेत्रों में अनेक विशिष्ट व स्थानीय जो प्रजातियां पाई जाती हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन क्षेत्रों का विशेष महत्व है। ठीक है, चलो भाई। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू। किसको लिख सकता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो भैया ये किसको लिख करके सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो हम सब जानते हैं सही विकल्प क्या है भैया, टू द प्रेसिडेंट। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 दो के काम के अंतर्गत, ठीक है, वर्णित है। न्यायाधीश का पद त्याग तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो जाता है जब राष्ट्रपति पद स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अब इतना आप यहाँ पर जान लेते हैं भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिमिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईसीटी। आईसीटी का अत्यधिक निर्भरता शैक्षिक वातावरण के प्रत्यक्ष संवाद को कम करती है। आईसीटी अवसंरचना के लिए निरंतर रखरखाव और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब इसके आंसर को आप बताएं मेरे भाई, सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प 1 और 2 दोनों, यानी ये दोनों कथन जो है सत्य। आईसीटी के अत्यधिक उपयोग से शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच प्रत्यक्ष संवाद कम हो सकता है। ठीक है, आईसीटी आधारित प्रणालियों के लिए कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट और अन्य तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये दोनों कथन, इन संसाधन के नियमित रखरखाव और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए दोनों कथन क्या है, आईसीटी की सीमाओं में सही मतलब सही रूप से दर्शाते हैं। चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है। ठीक है, बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए, लौह अयस्क के लिए। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर सही विकल्प। बात हो रही किसके? रंगपो। ठीक है, रंगपो। अब यहाँ पर देखो सिक्किम में भैया जो सही विकल्प है ये है फार कॉपर। किसके लिए? तांबा के लिए। हाँ, सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के लिए। ठीक है, रंगपो प्रसिद्ध तांबा खनन केंद्र है। यह जो है 3 से 4 मीटर मोटी ताम्र अयस्क की परत पाई जाती है। यहाँ के अयस्क में 3 से 4 कितना 3 से 4% तांबा होता है। अन्य प्रमुख तांबा क्षेत्र की बात करें तो रोटोक, डिंचू, सरबोग, जुगडुम ये सब स्थान हैं। ठीक है, चलो भाई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कोड से सही उत्तर आपको बताना है। चिरकालिक रोग यानी क्रोनिक रोग डिजीज, एक्योर डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज, नॉन इन्फेक्शन डिजीज। तो आपको बताना है नीचे दिए गए कोड से इनको सुमेलित करते हुए। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 इस तरीके से है भैया। अब यहाँ पर अगर आप इसके जो है मिलान करेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। चिरकालिक रोग की बात करें तो मधुमेह, भाई डायबिटीज अगर हो गया तो ये क्रोनिक डिजीज है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो तीव्र रोग तो अतिसार यानी जो है
डायरिया जो होता है वो तीव्र रोग फैलता है। अब यहाँ पर अगर हम संक्रामक रोग की बात करें तो खसरा होता है, ठीक है, और गैर संक्रामक रोग कैंसर होता है। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर देखें तो ये वाला ऑप्शन आपका ए का 2, ठीक है, बी का 1 ये भी सही है, और डिजीज 4 और 3, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है। द फुल फॉर्म ऑफ सीएफएल केमिकल क्लोरो जो है फ्लोरिसेंट लैंप, कन्फेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप और सेंट्रली फिक्स लैंप और कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। तो आपको सीएफएल का फुल फॉर्म बताना भैया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। सीएफएल का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। यह एक प्रतिदीप्ति लैंप है जो विद्युत ऊर्जा की बचत करता है, सामान्य बल्बों की तुलना में कम ऊर्जा खपत कर अधिक प्रकाश देता है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हम लोगों ने इसको कई बार देखा है मेरे भाई। सब सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक अभरक कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान में, जी हाँ। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2024 एंड 25 2024 और 25 के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा भारत में अभ्रक का उत्पादन कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। लेकिन दिए गए विकल्पों में, ठीक है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, और अब राजस्थान दूसरे नंबर पर, सेकेंड नंबर पर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, ये है भैया सेकेंड नंबर, क्योंकि अब ऑप्शन में अब आंध्र प्रदेश है ही नहीं, तो आपका क्या विकल्प होगा? राजस्थान ही होगा, ठीक है। तो आप इसको इतना ध्यान रखें। विश्व में चीन पहला और मेडागास्कर दूसरा अभ्रक उत्पादक देश है। भारत अभ्रक उत्पादक में लंबे समय तक अग्रणी रहा था, ठीक है। चलो, भारत के किस राज्य में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत के किस राज्य में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये भैया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अन्य प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय की हम बात करें तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो कि समस्तीपुर बिहार में है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि मध्यपुर के जबलपुर में है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर है, आपको इन्हीं कूट के माध्यम से इसका आंसर भी देना है। तो अब बात करें तो स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, कांसा, पीतल ये सब है। कापर, जिंक, टिन, एंटीन, क्रोमियम, निकल और आयरन, कापर, जिंक तथा निकल। तो इनके हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर करना है मेरे भाई। तो सही विकल्प ये वाला है 3 4 2 1। हाँ, बात करें तो 3 ये, ठीक है। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकल तथा आयरन, ठीक है। क्रोमियम प्लस निकल प्लस आयरन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब 4 का बात करें, यहाँ पर जर्मन की बात करें तो कॉपर, जिंक तथा निकल होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर, जिंक तथा निकल होता है, ठीक है। अब इसके बाद कांसा की बात करें तो इसमें टिन प्लस टिन होता है। पीतल की बात करें तो भैया कॉपर प्लस तथा जिंक होता है। तो इतना ध्यान रखें। ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? ठीक है, इसको बताओ भैया। 0 देशांतर रेखा, कर्क रेखा, 180 पूर्वी देशांतर, 180 देशांतर रेखा। तो अब इसको आपको बताना है भैया सही विकल्प। तो ग्लोब पर जो सीधी रेखा होती है वो 180 देशांतर रेखा कहलाती है, ना तो पूर्वी ना तो पश्चिमी, ठीक है। तो यहाँ पर 180 देशांतर रेखा को, मेरिडियन लाइन को क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है ग्लोब पर, ठीक है। यह रेखा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है और यह एक काल्पनिक रेखा है। यह इस रेखा से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर एक दिन जोड़ा जाता है और रेखा से पूर्व की ओर यात्रा करने पर एक दिन घटाया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह डेयरी किसान, सीमांत किसान, फुटपाथ विक्रेता, भूमिहीन कृषि श्रमिक, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है भैया सी, फुटपाथ विक्रेता, फुटबॉल नहीं विक्रेता, फुटपाथ। यह योजना लॉकडाउन के बाद पथ विक्रेताओं की आजीविका पुनः स्थापित करने के लिए आरंभ की गई। योजना के तहत 10,000 तक कार्यशील पूंजी ऋण जो है प्रदान किया जाता है। लक्षित समूह की बात करें तो शहरों के फेरी वाले और फुटपाथ विक्रेता, ठीक है। इसे दिसंबर 2024 तक विस्तारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी सामाजिक सूचक नहीं है? ठीक है, आपको बताओ, यहाँ पर 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना कौन सा गरीबी क्या जो है सामाजिक सूचक नहीं है। परिवहन के साधनों की कम संख्या, ठीक है, निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी,
तो इसमें आपको देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका परिवहन के साधनों की कम संख्या। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लो नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये कहीं से भी गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं है, बल्कि निरक्षरता ये भी है, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, रोजगार के अवसर की कमी, तो ये सब निरक्षर मतलब कह सकते हैं कि ये जो है आपकी गरीबी का सामाजिक सूचक है। ठीक है, बाकी ये सामाजिक सूचक नहीं है। अब यहाँ पर गरीबी का अर्थ ऐसे आया जिसमें भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी ना हो सके, निरक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, ये गरीबी के सूचक हैं। चलो आगे देखते हैं। डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT एक है क्या? जैव रासायनिक प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय अजैव अपघटनीय प्रदूषक और जैव अपघटनीय प्रदूषक, गैर प्रदूषणकारी पदार्थ। तो भैया इसका आंसर देखो फटाफट, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी आंसर, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। हाँ, DDT एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। इसका अपघटन प्राकृतिक जो है रीति से नहीं हो पाता है। विश्व में DDT का उत्पादन केवल HIL यानी इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस श्रेणी के अन्य प्रदूषक की हम बात करें तो पारा, सीसा आदि हैं। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर देखिए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में। ठीक है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है भैया? रामपुर में। कहाँ पर है? रामपुर में। हाँ, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अन्य जो नक्षत्रशालाएं हैं जैसे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला वो कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। और उसके बाद गोरखपुर में है भैया वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। जवाहर नक्षत्रशाला की बात करें तो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है चेन्नई। हाँ, चेन्नई। अगर हम बात करें खुला बंदरगाह यानी ओपन बंदरगाह, जहाँ पोत तट के दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं, चेन्नई बंदरगाह भारत का प्रमुख खुला सागरीय बंदरगाह है। विशाखापट्टनम की बात करें तो ये भैया देश का जो है सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है इसको। ठीक है, चलो भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको बताना भैया धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ स्रोत, तो यहाँ पर क्या है? जल विद्युत है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं जल विद्युत, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा भाई। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जल विद्युत का एक नवीनीकरण और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा जो है सस्ती और धारणीय विकास के अनुकूल होती है। ठीक है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है? पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर और कॉइंट। तो आप सब जानते हैं भैया कौन है? रेडिएटर। क्या है? रेडिएटर। रेडिएटर जो है मोटर गाड़ियों के क्या किया जाता है? जो है इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह ऊष्मा संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंजन की निकली गर्मी पानी के माध्यम से रेडिएटर तक पहुंचती है। अत्यधिक गर्म होने पर जो है तंत्र विकिरण ऊर्जा ऊष्मा बाहर निकलता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण मदिरा, तंबाकू, धूम्रपान, तंबाकू युक्त गुटखा, लाल मांस का सेवन। चलो अब इसका आंसर दे तंबाकू युक्त गुटखा भैया। ठीक है, देखिए तंबाकू युक्त गुटखा, टोबैको कंटेनिंग गुटखा। ठीक है, यह रोग तंबाकू युक्त गुटखा के अत्यधिक सेवन से होता है। रोग में जो है मुख की आंतरिक मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, मुख खुलने में कठिनाई होती है। यह रोग मुख के कैंसर की पूर्वावस्था भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से अवर्णकता अविलक्षित होती है? मेलानिन, एल्ब्यूमिन, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन। तो इसका आंसर देखें भाई, सही विकल्प है मेलानिन। हाँ, अगर हम बात करें मेलानिन की अनुपस्थिति से अवर्णकता जो है दिखाई देती है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंजक है जो बाल, त्वचा, आँखों को रंग जो है रंग देता है। इसका सामान्य रूप जो है यूमेलेनिन मनुष्यों में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। माल के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? आयकर, सीमा शुल्क, व्यापार कर, उत्पाद शुल्क। तो भैया बताएं यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। जी हाँ, जिसे कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। माल के आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहा जाता है? सीमा शुल्क कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित जी हाँ करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो रही होंगी। आपने ऐप भी डाउनलोड कर लिया होगा, PDF और टेस्ट प्राप्ति कर रहे होंगे। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।